क्लास में एक बार पुनः अनिल कुमार शर्मा की तरफ से आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम कल बताए थे, राष्ट्र के स्वरूप के अंतर्गत भूमि के विषय में बताए थे। राष्ट्र के स्वरूप के 3 तत्व बताए गए, भूमि, जन और संस्कृति। आज उस कड़ी में हम जन के विषय में आपको बताएंगे, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के लिए 3 चीज आवश्यक है, भूमि, जन और संस्कृति। बिना तीनों के एक होने से किसी राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आज उसके अंतर्गत हम जन के विषय में आपके जो पुस्तक में है उसकी मैं व्याख्या करता हूँ। सर्वप्रथम पैराग्राफ जन के अंतर्गत पहला देखिए, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थ में पृथ्वी का पुत्र है। बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश में राष्ट्र के दूसरे महत्वपूर्ण तत्व जन के संदर्भ में लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। राष्ट्र के लिए आवश्यक तत्वों के अंतर्गत भूमि के उपरांत दूसरा महत्वपूर्ण तत्व जन, भूमि पर रहने वाला जन अर्थात मनुष्य है। जो भूमि जनविहीन हो उसे राष्ट्र नहीं माना जा सकता। राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण पृथ्वी और जन दोनों की विद्यमानता की स्थिति में ही संभव है। पृथ्वी पर जन का निवास होता है तभी पृथ्वी मातृभूमि कहलाती है। जब तक किसी भूभाग में निवास करने वाले मनुष्य वहां की भूमि को अपनी सच्ची माता और स्वयं को उसका भूमि का पुत्र नहीं मानते, तब तक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती है। लेखक कहता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूं। बच्चों, इस गद्यांश के में जो कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार से है। उदाहरण स्वरूप, पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा किस कारण प्राप्त होती है? राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण किन 2 तत्वों की विद्यमानता की स्थिति में ही संभव है। ऐसे इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में गद्य से पूछा जाएगा और रेखांकित अंश भी कुछ रहेंगे, उसकी व्याख्या आपको करनी पड़ती है। मैं संपूर्ण का व्याख्या कर रहा हूँ। प्रश्न पत्र में कहीं से भी दिया जा सकता है रेखांकित अंश, इसलिए मैं संपूर्ण की व्याख्या कर रहा हूँ। दूसरे पैराग्राफ में लेखक कहता है कि यह प्रधान भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है और इसी दृढ़ भक्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवाभाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। बच्चों, लेखक का मत है कि अपनी धरती के, इसकी देखिए, अभी मैं पैराग्राफ को पढ़ा, इसका व्याख्या इस प्रकार से है। लेखक का मत है कि अपनी धरती के प्रति आदर भाव व्यक्ति और धरती के संबंध को आदर भाव की इस सुदृढ़ दीवार पर ही राष्ट्र के भवन को निर्मित किया जा सकता है। आदर की यह भावना तब तक दृढ़ चट्टान के समान है।
इसी चट्टान पर टिककर राष्ट्र का जीवन चिरस्थायी हो जाता है। पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। इस भावना के साथ तथा माता और पुत्र के संबंध की मर्यादा को स्वीकार करके प्रत्येक देशवासी अपने राष्ट्र एवं देश के लिए अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सजग हो सकता है। जो पुत्र अपनी माता का सत्कार करते हैं उन्हें उसकी संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। पृथ्वी के रत्नों को वही मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो उसका आदर करता है और उसे माता के समान मानता है। अतः प्रत्येक पुत्र का यह पावन कर्तव्य है कि वह अपनी माता से स्नेह करे, निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करे और इस प्रकार उसका आशीर्वाद प्राप्त करे। माता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन एक निस्वार्थ धर्म है। जो पुत्र स्वार्थपरक ढंग से माता की संपत्ति पर दृष्टि बनाए रखता है, माता से प्यार करता है, स्वार्थवश ही करता है, वह राष्ट्र के उत्थान के स्थान पर उसकी अवनति का ही कारण होता है। बच्चों, इस पैराग्राफ के अंतर्गत भी कुछ प्रश्न बनते हैं जिनको आप लोग देख लीजिएगा। मैं उन कुछ प्रश्नों को आपके सामने मैं चिन्हित कर रहा हूँ। जैसे आपसे बार बार मैं कहता हूँ, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम वह आपको पहले भी बताया जा चुका है। रेखांकित अंश की व्याख्या वह भी बार बार मैं बताते चला हूँ। जैसे है कि यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इस तरह से आपको रेखांकित अंश कर दिया जाएगा, उसकी व्याख्या पूछी जाएगी। क्वेश्चन और हो सकते हैं, पृथ्वी के वरदान में कुछ पाने का अधिकार किसे होता है। ये सब सारी चीजों का सारा आंसर आपकी व्याख्या के अंदर है और आप उसको उचित ढंग से पढ़कर समझकर आप उसका उत्तर आप करेंगे। यदि कहीं पर भी दिक्कत आपको होती है, कोई कठिनाई होती है, कोई समस्या होती है, तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क करें। मैं हर क्षण आपके लिए तैयार हूँ। यथासंभव मैं कोशिश करूँगा कि आपकी शंका का समाधान अवश्य हो सके। बच्चों, अगले पैराग्राफ में माता और पुत्र के संबंध के विषय में बताया गया है। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इस प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उसमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। बच्चों, एक माता के कई पुत्र होते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। माता हमेशा अपने पुत्रों को समान भाव से प्रेम करती है, समान भाव से सम्मान देती है। एक ही माता के तमाम पुत्र अलग अलग ढंग से रहते हैं। कोई बहुत अच्छा होता है, कोई बहुत बुरा होता है, लेकिन माता का स्नेह सब पर होता है। क्योंकि कहा गया है कि कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता भी कभी कुमाता नहीं होती है। और एक माता के अंतर्गत कभी ऊंच नीच की भावना नहीं होती है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी। कहते इस मातृभूमि पर जो भी जन है वह समान अधिकार का भागी है, समानता का अधिकार है। न कोई यहाँ पर छोटा है, न कोई यहाँ पर बड़ा है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, गांव और जंगल, नाना प्रकार के जनों से भरे हुए ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। हमारे भारतवर्ष में तमाम भाषाएं बोली जाती हैं, तमाम राज्य हैं, लेकिन सब अलग अलग सबकी संस्कृति है, लेकिन सब मिला जुला कर हम भारतीय हैं। ये हमारी भारतवर्ष की सबसे बड़ी संस्कृति सभ्यता है, सबसे बड़ी चीज है पूरी दुनिया में कि हम सब कुछ अलग भाषा बोलते हैं, अलग तरीके के प्रधान पहनते हैं, अलग तरीके से रहते हैं, लेकिन फिर भी वयम भारतीय, हम सभी लोग भारतीय हैं। ये हम लोगों का भावना है। इसीलिए
यह कहा गया है पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। इस पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सभी जातियों के लिए समान क्षेत्र, समान अवसर है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति उन्नत करने का सबको एक जैसा अधिकार। समन्वय, एकता, हम एक रहेंगे, उन्नत करेंगे, आगे जाएंगे। और हमारे अंदर यदि एकता नहीं रहेगी तो हम कभी उन्नत के मार्ग पर नहीं जा सकते हैं। बच्चों, अगले पैराग्राफ में जन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। उस पैराग्राफ को आप सुनिए। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। बच्चों, लेखक इस अवतरण में राष्ट्र के दूसरे अनिवार्य तत्व जन पर विचार किया गया है। लेखक के यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्र के निवासियों की जीवन श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती है। उन्होंने जन जीवन की तुलना नदी के प्रवाह से की है। प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य में स्थापित किया है। इसी तथा विभिन्न दृष्टियों से एक रूपता बनाई हुई है। जब तक राष्ट्र रहेगा, राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। हमारे राष्ट्र के इतिहास में उन्नत और अवनत के अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आज भी हमारे राष्ट्र के ये निवासी इन उतार चढ़ावों का धैर्य के साथ मुकाबला करने के लिए उत्साहपूर्वक जीवित है। राष्ट्र के निवासियों का निरंतर चलते रहना जीवन की नदी के प्रवाह की भांति है। जिस प्रकार नदी का प्रवाह निरंतर बहते रहने के कारण बीच बीच में यत डेल्टा छोड़ता जाता है, उसी प्रकार राष्ट्र का मानव भी अपने श्रम और कर्म से अपने राष्ट्र में यत विकास की पथ छोड़ जाता है। बच्चों, इस पैराग्राफ के अंतर्गत जैसे पूर्व में बताए हैं कि कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप भी इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। एक बार हम पढ़कर आपको सुना दिए, आप लोग पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। उदाहरण स्वरूप पुनः मैं एक बार बताना चाहता हूं कि जैसे आपका जन का प्रवाह अनंत होता है, ऐसे इसकी व्याख्या आप रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। जैसे राष्ट्र के निवासियों का निरंतर चलता रहने वाला जीवन किसके समान है, इस तरह से क्वेश्चन इसमें दिए हैं और आपके परीक्षा के पैटर्न के अनुसार इसी तरह से आपको क्वेश्चन पेपर आएगा और हर क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। हर पर निर्धारित अंक दिए हुए हैं। अब केवल व्याख्या से ही नहीं काम होगी, व्याख्या के अंतर्गत जो भी प्रश्न बनते हैं उसको भी सावधानी पूर्वक आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और जितना हम आज पढ़ाए हैं, ये जन वाला जो भाग था वो आज समाप्त होता है। इसके बाद तीसरा भाग भारतीय जो संस्कृत की बात जो आती है, तीसरे पार्ट में संस्कृत है, उसको अगले दिन हम इसको पढ़ाएंगे। और जो भी हम आपको पढ़ाए हैं, जहाँ पर भी कोई दिक्कत है आप उसको चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। यथासंभव हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका पीडीएफ जो भी हो मैं भेज दूं,
जहाँ पर भी कोई दिक्कत हो आप हमसे संपर्क कर लीजिए, पूछ लीजिए। कहीं से भी कोई शंका आपके दिल में हो, समाधान करने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। और अधिक से अधिक लोगों से मेरा पुनः एक बार आग्रह है कि आप लोग ऑनलाइन क्लास में जुड़िए, क्योंकि आपकी नुकसान हो रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस माध्यम से शिक्षा को ग्रहण कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज की जो मुख्य विषय था, जो पढ़ा रहे थे, उस विषय को हम समाप्त करते हैं। सभी छात्रों को एक बार पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।